देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। एक बार कंफर्म कर दो। हाँ मैम। अच्छा देखो हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने सेट तो कंप्लीट कर लिया था। फंक्शंस भी हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसमें देखो यहाँ पर हम लोगों ने 10 तक किया है ये वाले एक्सरसाइज का। यहाँ अभी हम लोग यहाँ से 11 से करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो 11th नंबर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। इफ g ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन डिवाइडेड बाई x, g ऑफ माइनस हाफ क्या होगा। मतलब g एक फंक्शन है जैसे कि हमें पता है। x क्या होता है, उस पे दिए गए इनपुट को x बोला जाता है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी दे दिया है, इसको एक्टिविटी बोलते हैं। फंक्शन सेट ऑफ रूल्स ही एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, देखो कैसे होता है। यहाँ पर बोल रहा है फंक्शन g ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x। x का एक्टिविटी क्या है, x में कुछ भी इनपुट देंगे वो कैसे प्रोसेस करेगा खुद को, x माइनस वन डिवाइडेड बाई x के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे प्रोसेस करेगा। अब अगर हम लोग x में इनपुट माइनस हाफ देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग को पूछा है कि g ऑफ माइनस हाफ करेंगे तो इन दैट केस हम लोग का जो है आंसर क्या आना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन में ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आता ही आता है, ठीक है। मतलब इस तरह का अभी हम लोग जितना भी करेंगे ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन काफी आता है। तो लास्ट दिन भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था। अब देखो माइनस हाफ किसके बिहाफ में दे रहा है, बहुत ही आसान है, समझने से ही होगा। ये देखो एक्स के बिहाफ में दे रहा है, ठीक है। माइनस हाफ हम लोग एक्स के भी आप में देंगे क्योंकि एक्स क्या होता है, इनपुट होता है। देखो जब हम लोग फंक्शन स्टार्ट किए थे तब हम लोगों ने एक्स के बारे में पढ़ा ना। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ कितने सारे फंक्शंस पढ़े। तो वहां पर जब हम लोगों ने मेनली फंक्शन स्टार्ट किया था तो ये रहा, ठीक है। फंक्शन जो सेट ऑफ रूल्स होता है वो दूसरे वाले पीडीएफ में है, जो भी हो। तो हम लोग यहाँ पर देखो एक्स के बिहाफ में माइनस हाफ दे रहे हैं, बस इतना समझना है हम लोग को, ठीक है। और माइनस हाफ अगर एक्स के भी आप में देंगे इनपुट तो आउटपुट जो प्रोसेसिंग होगा उसमें भी इनपुट वही जाएगा। जैसे अगर हम लोग कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं मान लो, तो जो रॉ मटेरियल इनपुट देंगे वही तो प्रोसेस होगा। तो ये माइनस हाफ ही प्रोसेस होगा। माइनस हाफ कहाँ कहाँ प्रोसेस होगा, जहां जहां एक्स है। तो यहाँ पर हो गया माइनस हाफ, और माइनस वन जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हो गया माइनस हाफ, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसको कैलकुलेट करोगे जो नॉर्मल मतलब प्लस माइनस का रूल्स होता है। माइनस हाफ डिवाइडेड बाई टू, टू एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। यहाँ माइनस वन हो गया, यहाँ माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया माइनस ऑफ हाफ। माइनस थ्री बाई टू होल डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ हाफ। माइनस थ्री बाई टू इंटू रिवर्स कर दो टू बाई माइनस वन। माइनस माइनस कैंसिल आउट, टू टू कैंसिल आउट, आंसर हम लोग का थ्री आ गया, ठीक है। थ्री होगा, देखते हैं ऑप्शन थ्री है कि नहीं। है ऑप्शन डी, ठीक है। 11 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा अब देखो ऐसा ही शायद सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही होगा। फिर से बोल रहा है एफ ऑफ एक्स मतलब अगेन फंक्शन ऑफ एक्स बता रहा है, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स। इसका मतलब ही है अगर हम लोग एक्स में कोई भी इनपुट देंगे तो वो इस तरह से प्रोसेस होगा, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा। आगे और भी कुछ बता रहा है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो फंक्शन, दूसरा फंक्शन जिसको जी से डिनोट किया गया है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू बता रहा है एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। इसका फंक्शन ऐसा है, इसका फंक्शन ऐसा है, जिसका जैसा फंक्शन है। हमें पूछ रहा है, इसे नॉट साइन बोला जाता है मैथ्स में, ठीक है। ये जीरो नहीं है, इसे बोलते हैं नॉट, ठीक है। तो एफ नॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या है, ये ऐसे लिखा जाता है। ये देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एफ नॉट जी ऑफ एक्स मतलब इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। इसका मतलब हम लोग का होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट दिन भी देखा था, ये कॉम्पोजिट फंक्शन होता है, ठीक है। इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट, ठीक है। कॉम्पोजिट का और एक मतलब इंग्लिश में क्या होता है, कंबाइन होता है, ठीक है।
तो ये कॉम्पोजिट का मतलब दोनों मिला के, मतलब दोनों फंक्शन को हमें मिलाना है, तो ये ऐसे ये नॉट साइन यूज कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में दे सकता है, ये ऐसे थर्ड ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसको यूज कर सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमें कैलकुलेट करके देना है। ऐसे फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन, इसे बोला जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोगों को यहाँ पर पूछा गया था कि x का वैल्यू अगर माइनस हाफ है, देखो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये देखो यहाँ पर बोला गया था g ऑफ माइनस हाफ निकालने के लिए, अब हमें बोल रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए। मतलब जब हमें बोला था g ऑफ माइनस ऑफ हाफ निकाल के दिखाओ अगर मेरा फंक्शन ये वाला है, तो हम लोगों ने क्या किया, x के जगह इसको इनपुट दे दिया, सिंपल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एफ एफ जो फंक्शन है उसमें इनपुट हमें जी ऑफ एक्स को देना है, ये क्लियरली समझ में आना चाहिए। देखो एफ के अंदर जो इनपुट दे रहे, एफ भी एक फंक्शन है, जी भी एक फंक्शन है, जो कि हमें ये क्वेश्चन बता रहा है, दो अलग अलग फंक्शन है। इसमें एक्स जो है इनपुट को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, आउटपुट के लिए वाई, ये सब हम लोग लास्ट दिन बात किए हैं। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब ये अंदर जो रहता है ना फंक्शन का, ये पूरा का पूरा इनपुट कहलाता है, ठीक है, ये इनपुट है। तो इनपुट क्या देना है, बोल रहे कि एफ फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स को इनपुट यूज करो, ठीक है। देखो जैसे बोलेगा वैसे करोगे, आंसर आएगा। तुम लोग अगर पहले सोचोगे कि मुझे सही करना है गलत करना है, तब नहीं होता है, ठीक है। एक एक स्टेप करो, अगर स्टेप सही होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो गलत होगा, बट कुछ तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो हम लोग को एक्स इनपुट के जगह जी ऑफ एक्स इनपुट देना है, ठीक है। हम लोग एक्स के जगह जी ऑफ एक्स इनपुट देंगे, तो हमारा एक्टिविटी क्या बनना चाहिए, 1 माइनस जी ऑफ एक्स। सोचो अगर एक्स में थोड़ा सा सोचना भी तो चाहिए ना, देखो एक्स की जगह अगर हम लोग माइनस हाफ यूज करते हैं तो एक्स का प्रोसेसिंग माइनस हाफ से होता है। तो अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोगों ने कोई नंबर नहीं दिया है, हम लोग को जी ऑफ एक्स को इनपुट यूज करना है, कौन से फंक्शन में, एफ फंक्शन में। तो एफ फंक्शन का जो इनपुट है उसमें जी ऑफ एक्स यूज करेंगे, तो उसका जो प्रोसेसिंग है उसमें जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां इनपुट यूज होगा, तो एक्स के जगह इनपुट जी ऑफ एक्स यूज हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर हम लोग को पता है कि जी ऑफ एक्स का एक वैल्यू है, वो क्या है, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब जी ऑफ एक्स की जगह इसे पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्या ये यहाँ तक करके हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते थे, हाँ, लेकिन देखो ना ऑप्शंस का आंसर्स देखो कैसा है, जी ऑफ एक्स में कोई आंसर है क्या, नहीं है ना, एक्स के थ्रू से है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे और भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जी ऑफ एक्स का भी वैल्यू है, तो हम लोग जो भी गिवन डेटा है उसको यूज करेंगे ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगेन सॉल्व करेंगे। देखो ये है हम लोग का x का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का सॉरी, ये x हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होके x हो गया माइनस x माइनस 1, ठीक है। मैंने एक स्टेप ज्यादा कर दी क्योंकि फिर इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि नहीं, तो मैंने ये एक स्टेप ज्यादा किया। तुम लोग को अगर डायरेक्टली करना है तो कर सकते हो, माइनस एक्स माइनस माइनस में प्लस 1, ये हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये एलसीएम करने से ये माइनस है तो ब्रैकेट दोगे तो गलत होने का चांसेस कम हो जाता है, हो गया। ये और ये कैंसिल आउट, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, यानी 1 इंटू एक्स बाई 1, ये रिवर्स हो जाएगा, बस ये आंसर हम लोग का आ गया एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। 13 वाले में देखते हैं क्या बोला है। अच्छा इस टाइप का ही एक क्वेश्चन बोला है, तुम लोग खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, मतलब ये एक फंक्शन है जिसमें इनपुट देने से ऐसे प्रोसेस होगा। इनपुट क्या है, एक्स है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन हमें जैसे बताएगा। जी ऑफ एक्स बता रहा है, जी ऑफ एक्स बता रहा है एक्स माइनस 1 बाई एक्स, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है जी नॉट जी ऑफ एक्स, एक्चुअली ये जी नॉट एफ ऑफ एक्स है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये कुछ ऐसा है, जी नॉट एफ ऑफ एक्स, देखते हैं मिसप्रिंट है क्या, नहीं ठीक है, वैसे ही दिया है, बट ये ओ जो है ये बीच में, मतलब ओ या जीरो बोलो, ये ओ जो है एफ के पास आ गया, ये कुछ ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर था, वो प्रिंट की वजह से, जैसे देखो यहाँ पर ये दोनों के मिडिल में, ये इसके पास आ गया, लग रहा है ऑफ, ठीक है, ऑफ नहीं, वो साइन है फंक्शन ऑफ फंक्शन समझाने का।
तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब जी एक फंक्शन है जिसमें हमें इनपुट देना है एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। जी एक फंक्शन है, इसमें इनपुट, इनपुट को एक्स से डिनोट करते हैं, अभी एक्स का वैल्यू हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इनपुट देंगे, कुछ भी इनपुट रॉ मटेरियल दोगे तो वो तो प्रोसेस होगा ना, उसी तरह से अगर हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर प्रोसेस होगा, ठीक है। तो प्रोसेस कैसे होगा, एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, -1 और एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ तक करके हम लोग रख सकते हैं क्वेश्चन को, बट यहाँ पर हमारा आंसर इस एफ ऑफ एक्स पैटर्न में नहीं है, सॉल्व पैटर्न में है। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू को भी यूज करेंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, -1, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, कुछ नहीं, बस जो वैल्यूज है उसे पुट कर दी। 1 माइनस एक्स यहाँ पर हो गया 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अच्छा, 1 माइनस 1 माइनस माइनस में प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये सॉल्व किया, ये जैसे था वैसे रखा। अब इसको रिवर्स कर देना है, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1, कैंसिल हो, ये भी कैंसिल हो गया, तो x बाई 1 यानी कि x, ठीक है। ऑप्शन बी, 13 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स इज 1 1 मैपिंग, मेनी 1 1 मेनी नन ऑफ दिस। अब 1 1 मैपिंग ये सब हम लोग लास्ट दिन डिस्कस किए थे, मतलब 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 टू मेनी मतलब 1 1 मैपिंग का मतलब क्या था, ऐसे यहाँ पर अगर इनपुट 1 2 3 है तो इसका यूनिक आउटपुट होगा, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। मतलब वो तो डिपेंड करेगा ना फंक्शन क्या है, उसके ऊपर हमें आउटपुट मिलेगा। तो 1 1 मैपिंग होगा कि 1 मेनी होगा, मतलब एक इनपुट पे ज्यादा, मतलब एक इनपुट देने से मोर देन 1 आउटपुट। मेनी 1 का मतलब है बहुत सारे अलग अलग आउटपुट का एक ही इनपुट, ठीक है। और नन ऑफ दिस। अब देखते हैं यहाँ पर फंक्शन हमें क्या बताया है, देखो फंक्शन हमें बता रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, ठीक है, ये हमें पता है। अब हम लोग एक्स का अपने हिसाब से कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू सपोज लेते हैं 0, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब मैंने y क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन को y से डिनोट किया जाता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्यों 1 हो जाता है, क्योंकि ये तो इंडिसेस में ही पढ़ चुके हैं एकदम स्टार्टिंग में कि समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं, x का वैल्यू 1 लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 टू दी पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू -1 लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम लोग x का जो भी वैल्यू देंगे उसके लिए y का मतलब फंक्शन का एक यूनिक वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, यूनिक वैल्यू निकल के आएगा। यानी ये हम लोग का क्या हो गया 1 1 मैपिंग, ठीक है। 1 1 मैपिंग, कोई रिपीटेशन भी नहीं है। जैसे देखो, फंक्शन होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, हमारा जो पेयर्स बनेगा इनपुट आउटपुट का, उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर जब हम लोगों ने पेयर बनाया तो देखो यहाँ पर कोई भी फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने रिपीट नहीं किया है। और अगर जैसे मान लो फिर से अगर -1 लिखोगे तो हाफ ही आएगा ना, तो रिपीटेशन का तो कोई सवाल नहीं। मतलब ऐसा थोड़ी है कि -1 देने पे हाफ की जगह कुछ और भी आएगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन का जो क्वेश्चन देखा था, ये देखो, जैसे हम लोग अगर 1 इनपुट दे रहे थे तो भी हमें +1 मिल रहा था, -1 देने पे भी +1 मिल रहा था। ये कौन सा रिलेशन है, ये है मेनी टू 1, मतलब एक और -1, 1 एंड -1 के लिए 1 जो है आउटपुट आ रहा था, ये होता है मेनी 1 रिलेशनशिप, ठीक है, मेनी 1। और 1 टू 1 का मतलब क्या था, 1 टू 1 का मतलब था एक इनपुट, यूनिक इनपुट के लिए एक ही यूनिक आउटपुट होता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं 1 1 रिलेशन। जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये है 1 1 रिलेशन, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, और समझ के पढ़ोगे तो याद हो भी जाएगा, क्योंकि मैंने तो इसको पूरा इलाबोरेट करके ही समझाया। अभी तो हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा और भी रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये 1 1 मैपिंग आया, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एक इनपुट एक से ज्यादा अलग अलग आउटपुट दे, या फिर एक आउटपुट का मोर देन 1 इनपुट हो। हर एक इनपुट का हर एक आउटपुट है, यही 1 1 मैपिंग होता है। अच्छा, फिर 15th नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, द रेंज ऑफ द फंक्शन
the range of the function f of x equal to log of 10 1 plus x for the domain of real values of x when 0 less than equal to x less than equal to 9। ठीक है, हमें फंक्शन क्या बोला है, f of x इक्वल टू log। अब log तो मैंने करवाया है, तो log का सोल्यूशन तुम लोग को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग log कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है रेंज ऑफ द फंक्शन, हमें फंक्शन का रेंज निकाल के दिखाना है। ठीक है, और रेंज का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट होता है। ये देखो रेंज का मतलब कोडोमेन, इस पे हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया था। ये देखो जो ये रेंज होता है, ये कहाँ चला गया, ये रहा कोडोमेन रेंज। मुझे लगता है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, ये रहा। जो कोडोमेन है वही आउटपुट है, वही इमेज है, वही रेंज है, लेकिन रेंज और कोडोमेन में एक छोटा सा डिफरेंस था, वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो टर्म्स तो याद रखना ही पड़ेगा कि कौन सा चीज क्या होता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये एक फंक्शन है और बोल रहा है कि रेंज निकालना है, मतलब हमें आउटपुट निकाल के देना है फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स मत डोमेन मतलब इनपुट, इनपुट एक्स से डिनोट होता है, और इनपुट हमारा क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9। 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है। मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 9 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब मिनिमम 0 मैक्सिमम 9। अब हम लोग सारे वैल्यूज लेने का तो जरूरत नहीं, हम लोग जो मिनिमम और मैक्सिमम है वही लेके ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक बार, ये क्या है, ये सब एक्स का वैल्यू है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब क्या, एक्स का वैल्यू 0 से शुरू होगा, लेस देन इक्वल टू 9 मतलब 9 तक जाएगा। तो अगर एक्स का वैल्यू 0 होता है उस केस में हम लोग का आंसर क्या आता है, देखो log 10, ये एक्स का वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया, 1 प्लस 0 0 हो जाता है। log 1 हमेशा होता है 0। ठीक है, log 1 हमेशा 0 होता है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या पुट किया, फंक्शन में एक्स का वैल्यू 0, क्योंकि हमें रेंज में सारे नंबर्स ढूंढने का जरूरत नहीं है, 0 to 9 में। ठीक है, एक 0 और एक 9 दोनों से ट्राई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 0 से लेके 9 तक है ना, इनपुट, ये क्या है, ये इनपुट है, क्योंकि एक्स क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, डोमेन नाम दिया गया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेंज या कोडोमेन। ठीक है, मतलब सेट ऑफ आउटपुट। अब अगर हम लोग ये 9 देते हैं, 9 अगर एज ए इनपुट यूज करते हैं तो हम लोग का आउटपुट क्या होगा, 1 प्लस 9 यानी log 10 और यहाँ पर 10। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि log 10 बेस 10 हमेशा 1 होता है। अगर तुम लोग को याद थोड़ा भी है तो ये देखो ऐसे करके हम लोगों ने सीखा था log का बहुत सारा फॉर्मूला, तो ये 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब अगर इनपुट हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक चलता है, ठीक है, तो हम लोग का आउटपुट कैसे होगा, ये देखो 0 इनपुट के लिए आउटपुट होगा यहाँ पर 0। ठीक है, और 9 इनपुट के लिए आउटपुट होगा 1। तो इसका मतलब हम लोग का जो आउटपुट का रेंज है वो कहां से कहां तक जाएगा, रेंज मतलब उसका जो आउटपुट का लिस्ट है वो कहां से, जैसे इनपुट का लिस्ट 0 से स्टार्ट होगा 9 तक चलेगा, उसी तरह से आउटपुट का लिस्ट, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले को लिया और एंड वाले को लिया, तो रेंज जो है वो 0,1 होगा। इसका मतलब भी हो गया 0 से स्टार्ट होकर 1 तक चलेगा, रेंज मतलब आउटपुट का आंसर। तो ये देखो 0,1 ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, हमें जो स्टार्टिंग इनपुट है और एंडिंग इनपुट है ये दोनों को पुट करके हमें स्टार्टिंग आउटपुट और एंडिंग आउटपुट को कवर कर लेना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का 0 से लेके 1 तक। अच्छा, अब यहाँ पर 16th नंबर, 16 नंबर में बोल रहा है द इनवर्स फंक्शन एफ ऑफ -1 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ऑफ एक्स इज, बोल रहा है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन जैसे कि मैंने पहले भी बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही है इसमें से एक क्वेश्चन नॉर्मली। तो इनवर्स फंक्शन में देखो मैंने 3 स्टेप सिखाए थे, वही स्टेप हमें फॉलो करना है। हमें पहले y इक्वल टू फंक्शन को y से असाइन करना है, फिर लेफ्ट साइड में x को रखना है, फिर xy में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो ये होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है आउटपुट से इनपुट को ढूंढना। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ा था। अब हम लोग जो लॉजिक लगाए थे स्टेप 1 स्टेप 2 करके वही वाला यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x हम लोग को बोल रहा है एफ टू दी पावर -1 निकालो। -1 मतलब इनवर्स होता है। अब पहले लिखेंगे y इक्वल टू 2x स्टेप 1 के हिसाब से, फिर लेफ्ट हैंड साइड में सारे x के वैल्यूज लाएंगे
और x इक्वल टू ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने x का वैल्यू ले लिया, ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, इंटरचेंज करना है x और y के बीच में, तो y इक्वल टू x बाई 2, सिंपल, ये स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इनवर्स फंक्शन हो गया x बाई 2, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, x बाई 2 यानी कि ऑप्शन बी, मतलब ये मेरा इनपुट फंक्शन है। इस पे अगर हम लोग ये इनपुट मतलब ये y आउटपुट होगा अगर मेरा इनपुट फंक्शन x बाई 2 हो। अब 17 नंबर, if f of x equal to x plus 3, g of x equal to x square, then f not g of x, मतलब वही फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। f of x equal to x plus 3, g of x equal to x स्क्वायर, हम लोग को पूछा है f नॉट g of x क्या होगा, मतलब जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था इस तरह का क्वेश्चन, f नॉट g of x क्या होगा, ठीक है। तो पहला बात है, इसको इंटरप्रेट करते, एफ नॉट जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब एफ फंक्शन में इनपुट के तौर पे जी ऑफ एक्स को देना है। तो एफ फंक्शन क्या है, एफ फंक्शन है एक्स प्लस 3। अब इसमें अगर इनपुट यहाँ पर जी ऑफ एक्स देना है हमें, तो यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स बन जाएगा। अब g ऑफ x का वैल्यू हमें पता है क्या है, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 3, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कहीं, हाँ है, ए हो जाएगा, ठीक है, 17 का, ये देखो यहाँ पर ए। अच्छा, नेक्स्ट 18, यहाँ पर क्या बोला है देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये है मल्टीप्लीकेशन फंक्शन का, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और हमें पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब कितना है, एक्स प्लस 3, सिंपल, जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करो एक्स का स्क्वायर, अब मल्टीप्लीकेशन करो, जो मल्टीप्लीकेशन का रूल्स होता है, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 19, the inverse h to the power minus 1 when h of x equal to log x 10, ठीक है, फंक्शन को h से डिनोट किया गया है, h of x equal to log x base 10, ठीक है। हम लोग को बोल रहे हैं इनवर्स h टू दी पावर माइनस 1 कैलकुलेट करना है, h टू दी पावर माइनस 1, तो स्टेप क्या फॉलो होगा, पहले कोई भी फंक्शन हो उसे हमें y में असाइन करवाना है, y इक्वल टू log x बेस 10, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे लॉग का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस टू दी पावर, ये क्या है, लॉग क्या था, अगर थोड़ा सा भी याद है तो देखो मैंने इतना सारा डिटेल्स बताया था कि लॉग क्यों यूज होता है, 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, ऐसा ही एग्जाम्पल से मैंने समझाया था। इसमें हम लोग ये जो है इसको लॉग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा देखने में होगा, लॉग ये हो जाएगा 8 बेस 3 इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8, ठीक है। तो आंसर आएगा ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये बेस का जगह, ये बेस है, ये हम लोग का वैल्यू है लॉग का, ये हम लोग का पावर होता है, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे इंटरप्रेट करते थे कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8, 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो 8 मिलेगा। तो ऐसा कुछ ऑड ऑड नंबर, इसमें तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लो लॉग, जैसे ये देखो 2 टू दी पावर, जैसे मान लो 1024, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट होना पॉसिबल नहीं होता है, तभी तो लॉग का इन्वेंशन हुआ ना, या फिर मान लो ये माइनस में है, तो ये सब कैलकुलेट करने का जो प्रॉब्लम है, इसे रेक्टिफाई कर, मतलब रेक्टिफाई नहीं, मतलब इसका कुछ सोल्यूशन तो निकालना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट होगा, तभी लॉग का सिस्टम आया था, ठीक है। अब ये इंटरप्रिटेशन, ये इसी का इंटरप्रिटेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लॉग है, हम लोग इससे इस पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये हम लोग का पावर है, ठीक है। तो और ये क्या है, ये हम लोग का बेस है, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर y इक्वल टू यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है।
10 टू द पावर, क्योंकि लॉग का ये क्या लिखा हुआ रहता है, लॉग में ये वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, ये बेस है, जैसे कि ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, ये पावर है और ये वैल्यू है। और लॉग में ही इसी का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, लॉग में इंटरप्रिटेशन ये वैल्यू होता है, ये पावर होता है और ये वाला बेस होता है, ठीक है। ये एकदम बेसिक था, यहाँ से ही हम लोगों ने लॉग का स्टार्टिंग भी किया था। अच्छा, तो ये मिल गया हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को रखेंगे, हमारा जो फंक्शंस का रूल्स है उसके हिसाब से, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई में इंटरचेंज करेंगे, तो y इक्वल टू 10 टू दी पावर x, ठीक है, y इक्वल टू 10 टू दी पावर x, ये हम लोग का h इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। देखते हैं, y इक्वल टू 10 टू दी, ये वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फॉर द फंक्शन h ऑफ x इक्वल टू 10 टू द पावर 1 प्लस x, फंक्शन है h ऑफ x इक्वल टू 10 टू द पावर 1 प्लस x। यहाँ पर बोल रहा है द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 9। अब डोमेन का मतलब अभी अभी दिखाया भी मैंने लास्ट दिन, तो कितना बात हुआ इस पे, ये क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो इनपुट का वैल्यू कैसे हो रहा है, एक्स का वैल्यू कैसा है, एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है, सेम तरह का क्वेश्चन है जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, 0 का वैल्यू एक्स या एक्स से कम होगा, मतलब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होगा, मतलब इनपुट स्टार्ट हो रहा है 0 से और खत्म होगा 9 पे जाके। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही रेंज निकालने के लिए पहले 0 यूज करेंगे, तो 10 टू दी पावर 1 प्लस 0 यानी 10 टू दी पावर 1 इक्वल टू 10, और h टू दी पावर 9 इक्वल टू 10 टू दी पावर 1 प्लस 9, 10 टू दी पावर 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इनपुट में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट में हमें 10 मिल रहा है। अगर इनपुट में हम लोग 9 दे रहे हैं और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, 10 टू दी पावर 10 मिल रहा है। इनपुट में 9 देने से आउटपुट में 10 टू दी पावर 10 मिल रहा है। तो हम लोग का जो आउटपुट सेट है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 10 से लेके 10 टू दी पावर 10 तक। अब यहाँ पर लिखने का प्रोसेस देखो, यहाँ पर इस तरह से डिनोट किया है, तो हम लोग भी बना सकते हैं अपना रेंज। यहाँ पर मिडिल में लिखेंगे h ऑफ x, h ऑफ x का कम वाला वैल्यू और ज्यादा वाला, तो h ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 10 टू दी पावर 10, और मिनिमम क्या होगा 10। तो h ऑफ x मतलब 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू h ऑफ x होगा इसका मतलब, और h ऑफ x जो है वो ऐसे लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 10, है ना। तो h ऑफ x का वैल्यू 10 टू दी पावर 10 या 10 टू दी पावर 10 से क्या होगा, कम होगा। h ऑफ x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू है ना, h ऑफ x का वैल्यू बिलोंग करेगा 10 टू द पावर 10 या उससे कम, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन अगर ऐसे रीड करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10 लेस देन इक्वल टू h ऑफ x, मतलब हम लोग इसको रिवर्सली बोल सकते हैं, h ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब h ऑफ x का वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा होगा, वो तो दिख ही रहा है 10 या 10 से ज्यादा होगा, लेकिन मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 टू द पावर 10 तक जाएगा, वो हमें ये वाला पोर्शन बता रहा है कि मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक जा रहा है। अब इसका ऑप्शंस भी देखते हैं, 10 लेस देन इक्वल टू each ऑफ x लेस देन, हाँ ये पहला वाला ऑप्शन ही हम लोग का टैली हो जाता है, ये 0 है गलत है, ये भी 0 है गलत है, तो पहला ऑप्शन हम लोग का 20 का ठीक हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन। तो जैसे फंक्शंस हम लोगों ने वन वन, मेनी वन, बाइजेक्शन, सरजेक्टिव, ठीक है, ऑन टू, बहुत सारा चीज पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन यहाँ पर तीन तरह का होता है, ठीक है। एक है रिफ्लेक्सिव और एक है सिमेट्रिक और लास्ट है ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे तो एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, डेफिनेशन है हम दिखा देंगे फिर।
जैसे हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था वैसे ही इसको भी समझेंगे। तो ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। अब ए क्रॉस ए मतलब 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 मतलब प्रोडक्ट सेट बनाना है, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है दो नॉन एम्प्टी सेट का प्रोडक्ट करेंगे। तो अगर जो सेट हम लोग बना रहे वो उसकी प्रोडक्ट सेट का सबसेट होता है तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। तो अगर हम लोग तभी वो सॉरी रिलेशन होगा। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं वो हम लोग पता करेंगे। तो पहले हम लोग इसका ए क्रॉस ए यानी कि प्रोडक्ट सेट बनाते हैं। प्रोडक्ट कैसे बनता है? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये हम लोग का बन गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सॉरी ये हम लोग का बन गया प्रोडक्ट सेट। रिफ्लेक्सिव नहीं, अभी तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। ये हम लोग का बन गया प्रोडक्ट सेट। अब अगर हम लोग कोई एक रिलेशन सेट बनाते हैं, लाइक मान लो हम लोग ऐसा बना रहे हैं R1, ठीक है। R1 यहाँ पर रिलेशन में हम लोग लिख लेते हैं ऐसा कुछ, जैसे कि 1 1। हमें क्या करना है? रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब है कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट के प्रोडक्ट सेट से अगर हम लोग कोई एक सबसेट बनाते हैं तो उसे रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो 1 1 2 2 और 3 3 ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ऐसा लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखो हम यहाँ पर ऐसा एक रिलेशन बनाना चाहते हैं जो है इक्वल टू रिलेशन, ठीक है। इक्वल टू रिलेशन मुझे बनाना है। इक्वल टू रिलेशन का मतलब x इक्वल टू वाई। एक्स वाई क्या था? ये पेयर था। अब इसको एक्स वाई से भी डिनोट कर सकते हो, ए बी से भी डिनोट कर सकते हो। तो हमें ऐसा एक रिलेशन सेट बनाना है जो कि x इक्वल टू वाई बता रहा है। तो इसलिए मैंने 1 1 2 2 3 3 ले लिया, ऐसा मैंने ले लिया। अब ये क्या बन गया? ये रिलेशन में है इस प्रोडक्ट सेट के साथ। क्यों? क्योंकि ये सबसेट है। इसका सबसेट क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर है। जितने भी पेयर्ड एलिमेंट है वो सारे के सारे यहाँ पर है, इसलिए ये सबसेट होगा। ये तो मैंने एकदम सेट वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट बता दिया, ठीक है। अब देखो ये इक्वल टू हम लोगों ने रिलेशन देखा। अच्छा अब ये क्या होगा? ये हम लोग बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसका रीजन बताते हैं। ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों रिफ्लेक्सिव में हमें क्या बताया? देखो लेट एस ए बी सी बी एनी सेट देन रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट एस क्रॉस एस, ठीक है। एस अगर एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट्स है और उस सेट को उसी सेट से मल्टीप्लाई करने से, तो ये बोल रहा है रिलेशन इज आर। अगर हम लोग रिलेशन आर कैलकुलेट करते हैं जो इसका सबसेट होना चाहिए पहला, ठीक है। ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही किया था। अब देखो यहाँ पर क्या दे रहा है? यहाँ पर मैंने वही किया, मैंने एस के जगह ए लिखा। हम लोग सेट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए भी किया। अब ये जो सबसेट है, ये जो सेट है ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये लाइन प्रूफ हो गया। फिर क्या बोल रहा है? इफ आर कंटेन्स, आर मतलब जो रिलेशन सेट हम लोगों ने बनाया, जैसे मैंने यहाँ पर आर की जगह नाम R1 दिया है, ठीक है। मैंने आर की जगह नाम R1 दिया है। अब क्या बोल रहा है? इफ आर कंटेन्स ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म ए कॉमा ए। अगर आर सारे ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म मतलब यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उसका सारा ऑर्डर्ड पेयर कैसा कंटेन करना चाहिए? ये ऐसा ए कॉमा ए दे इन एस क्रॉस एस देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इन ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। समझाते हैं। यहाँ पर देखो बोल रहा है पहला बात है रिलेशन कैसे होता है वो तो मैंने लास्ट दिन भी बताया था। अभी फिर से हम बताए कि अगर कोई हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ए क्रॉस ए किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया प्रोडक्ट सेट। अब अगर हम लोग ये आर लिख रहे हैं, इसमें जो एलिमेंट्स है अगर ये सारा का सारा इसमें है तो ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। और अगर कोई रिलेशन किसी एक प्रोडक्ट सेट का सबसेट है तो वो रिलेशन में है। अगर कोई सेट, ठीक है, प्रोडक्ट सेट के साथ सबसेट है तो वो उसका रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है, देखो रिफ्लेक्सिव होने का रूल्स क्या है? यहाँ पर बोला है रिलेशन ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर ए अपने आप में रिलेटेड है, जैसे देखो ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी, ठीक है, सी रिलेटेड टू सी, ठीक है,
ये पेयर्स अगर बन जाता है तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव। अब देखो यहाँ पर ऑल ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या है, 1 2 3 है, ठीक है। ऑल जो नंबर्स है वो क्या क्या है, 1 2 3, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर क्या क्या पेयर होना चाहिए, अगर मेरे पास ऐसा कोई रिलेशन सेट है जिसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। और एक एग्जाम्पल देने से समझोगे, जैसे हम और एक रिलेशन सेट लिखते हैं उसी प्रोडक्ट सेट का, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 1 3 1 और 3 2, ठीक है, 3 2। अब देखो क्या ये रिलेशन सेट है, बिल्कुल है, इसका ए क्रॉस ए का है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 1 3 1 3 2 क्या इसमें है, ढूंढो। इसमें है तो 2 1 है, 3 1 भी है और 3 2 भी है, मतलब ये रिलेशन में तो है, ए क्रॉस ए के साथ रिलेशन में है, मतलब R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और अगर सबसेट है तो ये R2 क्या है, R2 जो है वो रिलेशन में है, किसके साथ, ए क्रॉस ए के साथ। पहले सबसेट होना पड़ेगा, ये सबसेट का साइन है तो ये रिलेशन में। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब रिफ्लेक्सिव का रूल्स हमें क्या बता रहा है, अगर जितने भी एलिमेंट्स या मेंबर्स या ऑब्जेक्टिव है उस सेट के सारे खुद के साथ रिलेशन वाले ऑर्डर्ड पेयर अगर जिस रिलेशन सेट में रहेगा वही रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर हमें ढूंढना चाहिए हम लोग का क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो हमारे पास 1 1 2 2 3 3 वाला कंसेप्ट अगर होगा तो वही वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 वाला कंडीशन नहीं है, तो ये बन जाएगा नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन फुलफिल करने के लिए हमें कौन सा कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या होना पड़ेगा, ए ए वाला रिलेशन सेटिस्फाई करना। क्या सिर्फ ए ए करने से होगा, नहीं, कितने सारे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। अगर यहाँ 1 2 3 की जगह 1 1 और 2 होता तो यहाँ पर हमारा 1 1 2 2 होने से ही होता। मतलब हम फिर से समझाते हैं, देखो अगर हम ऐसा लिखते हैं R3 और इसमें मैंने लिख दिया 1 1 और 3 3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है सारे के सारे एलिमेंट्स के ए ए वाले रिलेशन होने चाहिए। देखो R contains all ordered pair of the form AA, ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पर A टाइप्स एलिमेंट्स है सबके ऑर्डर्ड पेयर अगर R कंटेन करेगा एकमात्र तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने देखा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ओनली यही रिफ्लेक्सिव होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में है लेकिन एक मिसिंग है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्रिक कैसे पता करेंगे, सिमेट्रिक का रिलेशन में कैसे होगा, देखो पहले पढ़ के बता देते। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये देखो ए कॉमा बी अगर है आर में तो बी कॉमा ए भी सेम आर में रहना चाहिए। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, और ये ए कॉमा बी एस क्रॉस एस में जाना चाहिए, ठीक है। एस क्रॉस एस में जाएगा तभी ना रिलेशन होगा, पहले रिलेशन में तो रिलेशन तो होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब मिरर इमेज बोल सकते हो, ये देखो ये सब मिरर इमेज, 1 1 का मिरर इमेज 1 2 का 2 3 का 3, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, अब हम एक रिलेशन लिखते हैं लाइक R4, ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर हमारे पास 1 2 और 2 1 ये दोनों चीज अवेलेबल है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पहला बात है ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने इसी एग्जांपल्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 1 2 और 2 1 क्या ये रिलेशन में है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 और 2 1 ये दोनों का दोनों ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए में है, तो ये रिलेशन में है। अब चेक करेंगे कि कैसा रिलेशन में है। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था। क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक का कंडीशन हमें क्या बोल रहा है, अगर कोई रिलेशन ए कॉमा बी है रिलेशन में तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो ए कॉमा बी मतलब 1 कॉमा 2 तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, तो इसीलिए ये बन जाता है हम लोग का सिमेट्री। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला था ऑल मेंबर्स यहाँ पर होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3, यहाँ 1 1 और 3 3 है तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ पर 1 2 2 1 तो 1 3 3 1 ऐसा सारा चीज होना चाहिए, नहीं,
1 2 है तो 2 1 होने से ही होगा, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे देखो और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 2 1 और 3 1 ऐसे लिख रहे हैं तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 2 2 1 तो है, 3 1 है, चलो ठीक है 3 1 है, ये रिलेशन में है क्योंकि यहाँ पर 3 1 है, बट 1 3 कहाँ है? तो अगर 1 3 नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक का रूल से हमें बोल रहा है कि ए बी है तो बी ए चाहिए, ठीक है, अगर ए बी लिखे हो तो बी ए चाहिए, तभी जाके हम लोग इसको सिमेट्रिक मानेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको सिमेट्रिक नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखो R1, इसमें देखो एक एग्जांपल क्या ले, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर सपोज 1 1 और 3, सिर्फ 1 1 लिखा, चलो सिर्फ 1 1 लिखा, ठीक है, ये कौन सा रिलेशन होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम पहले रिफ्लेक्सिव ही चेक करवा रहे हैं। ये इसमें जितने भी मेंबर्स है सब सारे के सारे इटसेल्फ रिलेशन होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ओनली तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक में अगर 1 1 है तो उसमें क्या होना चाहिए? 1, एक्चुअली इसमें देखो, इसमें हम लोग सिमेट्रिक इस तरह से चेक नहीं करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है, पहले हम बताते हैं वो होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव कंफर्म है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 1 1 है तो 2 2 और 3 3 ये सारा चीज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख दें यहाँ पर, क्यों नहीं होगा, ताकि याद रहे, मिसिंग 2 2 और 3 3, 2 2 3 3 मिस है, तो ये यहाँ पर ये नहीं होगा। अच्छा, अब सिमेट्रिक का भी हम लोगों ने देखा, जैसे और एक रिलेशन लिखते हैं आर, यहाँ पर लिखा मैंने 1 2 1 3 2 1 3 1। चलो प्रैक्टिस करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। पहला बात है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि हम सेम एग्जांपल से ले रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव तो तभी होगा अगर 1 1 2 2 3 3 है, तो वो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा? चेक करो, क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक में 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, हाँ है, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। चलो सिमेट्रिक ये होगा, ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा। अच्छा, और एक रिलेशन लिखते हैं, बताओ होगा कि नहीं। जैसे कि 1 2 और 2 3, ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव तो कतई ही नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारा 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब अगर सिमेट्रिक में भी ट्राई करते हैं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? सिमेट्रिक होगा, 1 2 2 3 है, नहीं 1 2 अगर 2 1 होता तो सिमेट्रिक होता, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, फिर हम लोग और एक रिलेशन लिखते हैं, जैसे 1 2 1 3 2 1 3 1 और 2 3, ठीक है। अच्छा, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? पहले ये चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या फिर क्या ये सिमेट्रिक? ये दोनों ही सीखा है अभी तक हम लोगों ने। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कोई भी पेयर है ही नहीं, तीनों का तीनों होना चाहिए, कोई भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? या फिर होगा, चेक करते हैं, 1 2 है तो 2 1 है, देखते हैं, मिलाते हैं, 1 2 है, इसका सिमेट्रिक 2 1 है, चलो 1 3 का सिमेट्रिक 3 1, लेकिन 2 3 का कोई सिमेट्रिक नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक होने का एक ही कंडीशन है, अगर 1 ए बी है तो बी ए कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये जो है सिमेट्रिक के लिए लिख सकते हैं ऐसे, ये देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए। रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर ए कॉमा ए हो रहा है तो, और सिमेट्रिक कब होगा? ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ए कॉमा बी होगा तो बी कॉमा ए होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है, ये दो तो पढ़ा, अब लास्ट वाला ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा होना चाहिए? ट्रांजिटिव रिलेशन में यहाँ पर बोला है, देखो अगर a कॉमा बी आर में है और b कॉमा सी आर में है तो a कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं a कॉमा बी, पहले लिख देते हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये इंप्लाई करेगा कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं R7। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वही सेम ए क्रॉस ए से 1,2, 2,3, 1,1, 2,2 और 3,3। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, तीनों चीजों को चेक करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं क्योंकि हम लोगों ने सारा चीज सीख लिया है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए, है तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब है 1, 2 का ऑपोजिट होना चाहिए, नहीं है। 2, 3 का ऑपोजिट नहीं है, 1, 1 का छोड़ो, तो फिर यहाँ पर ऑपोजिट किसी का भी नहीं है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो ए बी होने से, सपोज ये ए है ये बी है, तो हम लोग का बी सी होना चाहिए। चलो ये बी है ये सी है, ऐसा मान लेते हैं। तो हम लोग का ए कॉमा सी होना चाहिए, मतलब 1,3 इसमें होना चाहिए, जो कि मिसिंग है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव भी ये वाला नहीं होगा। अच्छा, तो ट्रांजिटिव का एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो ट्रांजिटिव हो सकता है। जैसे अगर हम लोग रिलेशन में 1,2 लिख रहे हैं, 2,3 लिख रहे हैं और उसके बाद 1,3 लिख रहे हैं, तो ये बन गया हम लोग का ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई किया। मतलब अगर हम लोग इस ऑर्डर पे, ये जो हमारा मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, मतलब प्रोडक्ट सेट जो है, तो इससे हम लोगों ने जो रिलेशन बनाया वो ऐसा बना है जो कि हमारा ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, एक रिलेशन लेते हैं। ये सब हम अपने हिसाब से नाम ले रहे हैं, R8, R9, तुम लोग RA, RB, RC भी लिख सकते हो। तो 1,1, 2,2 और 3,3। इस पे सुनो अच्छे से, ये तो रिफ्लेक्सिव है, पता चल गया होगा इतने देर में कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों चीजों को ही फॉलो कर रहा है। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक होगा? वो देखो, ये सिमेट्रिक भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1, 1 अगर है तो 1, 1 का ऑपोजिट तो 1, 1 ही होता है। तो फिर सेट थ्योरी में तो हमारा जो है रिपीटेशन लिखना अलाउड नहीं है, तो क्या हम दोबारा 1, 1 लिख सकते थे? इसमें नहीं लिख सकते थे। तो 1, 1 का ऑपोजिट 1, 1 ही होता है, 2, 2 का ऑपोजिट 2, 2 ही होता है, 3, 3 का ऑपोजिट 3, 3 होता है, तो इसीलिए इसे सिमेट्रिक भी बोला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्यों होगा पता है? ट्रांजिटिव तभी होता है अगर हम लोग ए बी और बी सी ढूंढते हुए ए सी तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ए और ये अगर बी है सपोज, तो बी सी, तो यहाँ पर तो वो चीज चेक ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, ए बी बी सी वाला रिलेशन अगर नहीं है, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये एक एक्सेप्शनल केस बोल सकते हो। इफ वी कांट चेक, अगर हम लोग चेक ही नहीं कर पा रहे जो हमारा रूल्स है उसके हिसाब से, ट्रांजिटिव वाला केस, बाकी केसेस में नहीं, देन इट इज ट्रांजिटिव। अगर हम लोग चेक नहीं कर पा रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन में है। ठीक है, अब अगर कोई एक रिलेशन अगर तीनों टाइप्स को सेटिस्फाई करता है, रिलेशन के तीनों टाइप्स को सेटिस्फाई करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर तीनों टाइप को सेटिस्फाई करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर R1, जैसे ये दिखाई देते हैं, ये मैथ से ही हम ले रहे हैं ये वाला एग्जांपल। द रिलेशन इज पैरेलल टू ऑन द सेट एस। ठीक है, एक सेट एस है, वहां पर क्या एलिमेंट है हमें नहीं पता, हमें बोल रहा है रिलेशन क्या है, इज पैरेलल टू। ठीक है, मतलब पैरेलल होने चाहिए।
अब रिफ्लेक्सिव होगा कि क्या होगा वो हमें पता करना है। तो हम लोग एस में मान लेते हैं कि एस में क्या क्या एलिमेंट है। एग्जाम्पल के हिसाब से मान लेते हैं एस में एलिमेंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी। नॉर्मली हमें हमेशा 3 एलिमेंट से ही चेक करना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि हमारे पास मेनली 3 एलिमेंट जो है वो ट्रांजिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग जो है एग्जांपल्स लेंगे वो 3 एलिमेंट से ही लेंगे, जरूरत होगा तो उससे ज्यादा लेंगे बट कम नहीं। तो ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है। तो पैरेलल लाइन मतलब जैसे देखो ए बी सी, सपोज ये 3 लाइन है, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये सी लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ऐसा एक रिलेशन लिखते हैं ए कॉमा ए, मतलब हम लोग चेक करें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये वाला कंडीशन होना चाहिए ए ए बी बी सी सी। लेकिन क्या ये सही होगा इस रिलेशन के साथ? अगर रिलेशन बनेगा इज पैरेलल टू, तो ए इज पैरेलल टू ए, बी इज पैरेलल टू बी, सी इज पैरेलल टू सी, ये होगा। एक लाइन अपने आप के साथ पैरेलल हमेशा होता है, ठीक है। ये जो लाइन, एक लाइन मतलब कोई भी लाइन अपने आप में पैरेलल होता है, ठीक है। ये ज्योमेट्री का रिलेशन है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक होगा? अब सिमेट्रिक होने के लिए हमें क्या चाहिए? सिमेट्रिक होने के लिए ए कॉमा बी अगर होगा तो बी कॉमा ए होना चाहिए। अच्छा, ए कॉमा बी कॉमा सी अगर होगा तो मेरा सी कॉमा बी होना चाहिए, ठीक है। और ए कॉमा सी अगर होगा तो मेरा सी कॉमा ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, क्या सिमेट्रिक होगा कि नहीं कंफर्म हम लोग तभी कर पाएंगे अगर मेरा इस पैरेलल टू रिलेशन सेटिस्फाई हो। ए इज पैरेलल टू बी, ए और बी पैरेलल है, ठीक है। ए बी पैरेलल, कोई भी दो लाइन अपने साथ पैरेलल हो सकता है। बी इज पैरेलल टू ए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बी इज पैरेलल टू सी, ये भी बोल सकते हैं। सी इज पैरेलल टू बी, ये भी हो जाएगा। ए इज पैरेलल टू ये लाइन खुद में पैरेलल होगा। सी इज पैरेलल टू ए, ये भी होगा। कोई भी लाइंस अपने आप में भी पैरेलल होता है, दूसरे लाइन के साथ भी पैरेलल हो सकता है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन इसमें हमारा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो देखो अभी अभी तुम लोगों ने देखा कि ये ऐसा एक कंडीशन है रिफ्लेक्सिव वाला। अगर रिफ्लेक्सिव मेरा हो रहा है 1 1 2 2 3 3 कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि चेक नहीं कर पाएंगे तो वो हमेशा ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, और इसके अलावा भी हम लोग करके देख सकते हैं ट्रांजिटिव का जो रिलेशन है ए बी कॉमा बी सी अगर है तो हम लोग का सी ए होना चाहिए। चेक करते हैं ऐसा होगा कि नहीं। ए इज पैरेलल टू बी, करेक्ट। बी इज पैरेलल टू सी, करेक्ट। तो सी इज पैरेलल टू ए, हाँ ठीक है। तो ऐसा तो होगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा है। अच्छा, इसके बाद ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। इसके बाद दिया है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। कोई भी एक रिलेशन का डोमेन और रेंज। तो इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट आर इज कॉल्ड द डोमेन। जैसे हम लोगों ने फंक्शन में भी किया था, जो इनपुट है वही हम लोगों का कोडोमेन होता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हम लोग का कोडोमेन होगा। जैसे देखो हम यहाँ पर बता देते, ये इसमें कोई अलग चीज नहीं है, हम लोगों ने ऐसा पहले भी सीख लिया है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 2 3 1 1 2 2 और 3 3, सपोज मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब इससे अगर डोमेन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और कोडोमेन या रेंज यानी कि आउटपुट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहला जो भी कोऑर्डिनेट रहता है, पहला जो भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला डेटा होता है वो हमारा इनपुट ही होता है, ठीक है। तो इनपुट हो गया 1 2 1 2 3। तो सेट्स थ्योरी में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 1 2 3 सिंपल, ठीक है। और रेंज हो जाएगा जो आउटपुट है 2 3 1 2 3। तो 2 3 और 1, ये हम लोग का हो गया आउटपुट। अब अगर इसे अरेंज करके लिखना चाहते हो 1 2 3 तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया डोमेन और रेंज। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 2 4 6। फिर इसे क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है। फिर यहाँ पर ये बता रहा है कि डेफिनेशन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बोल रहे हैं इसका जितना भी सबसेट बनाएंगे वो उसका रिलेशन में होगा, क्योंकि सबसेट ही तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन में होता है। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनाया गया है। इसका डोमेन मतलब इनपुट क्या होगा, 1 1 3 3 मतलब 1 3 होगा। और आउटपुट क्या है, 2 है 4 है फिर 2 4 है, मतलब 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने सिखा दिया ऑलरेडी कि कैसे करके हमें कैलकुलेट करना चाहिए, ये चीज हम लोगों ने फंक्शंस वाले पॉइंट पे भी देखा था, ठीक है। अच्छा, अब
ये सब जो है ठीक है, जरूरत नहीं है, ये हम लोग एग्जाम्पल्स और भी देखेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन बस इतना हमारे लिए काफी है जो भी हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो वेन डायग्राम का कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वेन डायग्राम का क्या बोला है देखो, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स, ठीक है, ये क्या हुआ है हम एक बार समझा देते हैं। 20 टीचर्स का एक ग्रुप है इन ए स्कूल। 10 टीच मैथमेटिक्स, 10 जन मैथ सिखाते हैं, 9 टीच फिजिक्स एंड 7 टीच केमिस्ट्री, 4 टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नन टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स। तो इसे वेन डायग्राम के थ्रू से कैसे करेंगे, देखो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसे करके हो जाएगा। हम लोग पहले एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक नहीं कितना सारा वेन डायग्राम होगा, कितने टाइप्स ऑफ क्लासेस होते हैं, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो 3 ऐसा सर्कल होना चाहिए। तुम लोग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो या फिर सर्कल का यूज करके भी कर सकते हो। अब सर्कल को हम ओवरलैप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ऐसे टीचर्स भी हैं। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स, तो स्कूल में 20 टीचर्स है, ठीक है, जिसमें से बोल रहा है 10 टीच मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ टीचर्स जो कि मैथ्स सिखाते हैं वो है 10, ठीक है, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। फिर बोल रहा है कि 9 टीच फिजिक्स, 9 टीच फिजिक्स, पी फॉर फिजिक्स हो गया, 9 जन ऐसे हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं एंड 7 टीच केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो है 7 टीचर्स, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स, तो एंड को इंटरसेक्शन से डिनोट किया जाता है, कॉमन पॉइंट। तो 4 ऐसे टीचर हैं जो कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों चीज ही पढ़ाते हैं, बट नन टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, बट मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ऐसे कोई भी टीचर नहीं है, मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं है जो मैथ्स भी पढ़ा रहा है और केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला गया है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों ही पढ़ाते हैं ऐसे कितने टीचर है, पहला क्वेश्चन ये हमसे किया गया है। दूसरा बोल रहा है हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, ठीक है, यहाँ पर ओनली फिजिक्स लिखेंगे, ओनली पी लिखा है मैंने, ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं ऐसे कितने टीचर है। अब इसको देखो यहाँ पर प्लॉट करेंगे हम, ठीक है। अच्छा देखो, पहले यहाँ पर ये फिजिक्स वाला सर्कल बना लेते हैं, ये केमिस्ट्री ये मैथ्स, तुम लोग और भी अलग कर सकते हो, जैसे इसको फिजिक्स मान लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफॉर्मेशन सही सही यूज करो तो ही होगा। अच्छा, टोटल क्लास में 10 टीचर्स है, सॉरी स्कूल में टोटल 20 टीचर्स है, ठीक है, स्कूल में टोटल 20 टीचर्स है ये बता रहा है। तो इसको कैसे डिनोट करोगे, एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, मतलब टोटल टीचर मिलके ही तो 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले 20 टीचर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, पहले ये देखो मैथ्स और फिजिक्स का जो कॉमन पॉइंट है वो 4 जन है, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, कॉमन पॉइंट पे कितने लोग हैं, 4 हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये देखो ये पूरा मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन पॉइंट है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ मैथ फिजिक्स का नहीं है, इसमें तो केमिस्ट्री भी आ रहा है ना, ये रहा, ठीक है। तो मैथ्स फिजिक्स का कॉमन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। यहाँ पर हम कितने टीचर्स को लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैथ्स और फिजिक्स के 4 टीचर, ठीक है। फिर बोल रहा है मैथ और केमिस्ट्री मैथ और केमिस्ट्री का कॉमन पॉइंट ये देखो, ये मैथ का सर्कल, यहाँ केमिस्ट्री का सर्कल, तो कॉमन पॉइंट ये हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर ये वाला पॉइंट भी ले लेंगे तो उसमें फिजिक्स भी आ जाएगा ना, तो मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन, केमिस्ट्री का कॉमन पॉइंट मतलब सिर्फ इतना सा पॉइंट, ठीक है। तो चलो इतने से पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं, मैथ और केमिस्ट्री ये दोनों का है 0, ठीक है, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों चीज पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है मैथ पढ़ाते हैं 10 टीचर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, मैथ 10 टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग को इतना पता है कि उसमें से 4 ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, क्योंकि मैथ के साथ फिजिक्स का इंटरसेक्शन किया हुआ है, मतलब कॉमन पॉइंट है। तो ये 4 जन है, तो ये कितने जन हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है समझो, ये है ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये है ओनली मैथ, ठीक है, ओनली मैथ।
क्योंकि ये सिर्फ वही टीचर है जो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं। ये वाला पोर्शन है सिर्फ टीचर्स वो जो कि मैथ पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो 4 टीचर है ये मैथ के साथ साथ, मैंने इधर लिखा है तो ये मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। अब टोटल मैथ वाला हमें बताया गया है 10 जन है, तो 10 में से 4 अगर फिजिक्स भी पढ़ाते हैं तो सिर्फ मैथ कितने लोग पढ़ाते हैं? 6 लोग पढ़ाते हैं। निकल के आ गया ये भाई। ये है फिजिक्स, फिजिक्स 9 जन है। लेकिन हमें ये पता है कि ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, तब हमें पूछता नहीं कि ओनली फिजिक्स बताओ। 9 जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो मैथ भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैथ के साथ मैथ भी पढ़ाते हैं, ऐसे भी फिजिक्स वाले टीचर हैं। कितने? 4 जन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं ऐसे 5 टीचर होंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं ऐसे 5 टीचर होंगे। और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ऐसे 7 टीचर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉमन पॉइंट पूछा है, मतलब ऐसे टीचर जो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं वो एक्स टीचर्स है, ठीक है। अब ये पॉइंट को कहाँ पर प्लॉट करेंगे? ये जगह पे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, दो तरह की सब्जेक्ट पढ़ाने वाले एक्स नंबर ऑफ टीचर्स है, और केमिस्ट्री टोटल 7 टीचर्स को अलॉट किया गया है, तो सिर्फ केमिस्ट्री कितने जन पढ़ाएंगे? 7 माइनस 6, जैसे हम लोगों ने बाकी का कैलकुलेशन किया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को पता है ये तीनों का टोटल है 20, मतलब तीनों का टोटल मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर का काउंट डाउन है 20, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला, अब जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे। कैसे होगा? नंबर ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, और फॉर्मूला भी मैंने इलाबोरेट करके बता दिया था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा? एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, एम पी एम सी, और पी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा लास्ट में एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब पुट करते हैं, ये यूनियन का आंसर है 20, ठीक है। एन ऑफ एम का आंसर है 10, ठीक है। ये क्यों माइनस होता था एक बार फिर से याद दिला देते, ये सब माइनस इसीलिए हो रहा है ताकि 10 में दो तरह के चीज इंक्लूडेड है, सिर्फ मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ मैथ्स तो 6 है, ठीक है। तो ये हो गया, फिजिक्स हो गया 9, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया 7, एम और पी का इंटरसेक्शन हो गया 4, एम और सी का कोई इंटरसेक्शन है नहीं, ठीक है। और ये वाला हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, या केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी बोलो, प्लस ये जो एन क्रॉस ये वाला जो दे रखा है हम लोगों को, ये कितना है वैल्यू? ये हम लोग का पी, अच्छा ये भी हम लोगों ने वैल्यू माना हुआ है एक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने एक्स वैल्यू माना हुआ है। अब तीनों कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं है, जीरो है। क्यों? तीनों कॉमन पॉइंट तो तब होगा ना जब ऐसा कोई टीचर है जो फिजिक्स भी पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, मैथ्स भी पढ़ाता है, बट हमारे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये हम लोग जीरो मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 20, तो 7 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 7, 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 19 20, ये हो जाएगा हम लोग का 26, 26 से 4 माइनस हो गया 22। अब ये वैल्यू हम लोगों ने x मान रखा था तो x हो गया, ये इधर आ जाएगा तो 20 माइनस 22 इक्वल टू माइनस एक्स, तो -2 इक्वल टू माइनस एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। x इक्वल टू 2, इससे हमें क्या आंसर पता चल गया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने वाले टीचर है 2, ठीक है। 2 ऐसे टीचर है, मतलब एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी, ये हो गया 2। और हमें और एक क्वेश्चन पूछा था, ओनली फिजिक्स बताओ, नंबर ऑफ ऐसे टीचर जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हमें फिजिक्स दिया गया है 9 जन, देखो फिजिक्स 9, सिर्फ, अच्छा सिर्फ फिजिक्स कितने जन पढ़ाते हैं वो तो मैंने पहले ही निकाल के दिखा दिया, यहाँ 5 जन, ठीक है। मैंने ड्रॉ के हिसाब से ही निकाल के दिखा दिया, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते 5 जन। अब एक बार आंसर देख लो, यहाँ पर 2, और ये हो गया हम लोग का 2 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और 3 टीचर टीचर्स ओनली फिजिक्स, 3 टीचर टीचर्स ओनली, अच्छा 3 टीचर्स ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स बोला है। तो अच्छा ये माइनस नहीं हुआ, हाँ ये देखो, ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब ये फिजिक्स में टोटल जो, ये देखो फिजिक्स में टोटल जो 9 है ना,
यहाँ पर ये जो 9 है ये पूरे फिजिक्स सर्कल को कवर कर रहा है, जिसमें से 4 ऐसे लोग हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, और अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री कितने जन पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री 2 जन पढ़ाते हैं, मतलब इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया? 2। ठीक है, तो ये 9 में से 4 जन जो है मैथ्स पढ़ाते हैं, 2 जन जो है क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो 9 - 6 मतलब 2 ऐसे टीचर्स हैं, ओनली 2 टीचर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये देखो, ओनली 2 टीचर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 - 6 3 हो रहा है। 3 हो रहा है, मैंने यहाँ पर माइनस गलत कर दिया, 3 होगा आंसर। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट नहीं आया था, तो इसका इम्पैक्ट देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये 5 हम लोग का जो निकल के आया है ना, ये 5 ओनली फिजिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये 5 जो है इसको यहाँ से हटाते हैं। देखो, ये ऐसे ओनली फिजिक्स अगर कैलकुलेट करना है तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा। ये 9 - 4 - 6। ठीक है, तो 9 - 4 - 6 ओनली फिजिक्स हम लोग ऐसे निकालेंगे। 9 - 4 - x यानी 9 - 4 - 2। ठीक है, तो ओनली फिजिक्स हो गया ये वाला आंसर कि ओनली फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है? सर्वे शोज दैट 74% ऑफ इंडियन लाइक ग्रेप्स whereas 68% लाइक बनाना। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस लाइक बोथ ग्रेप्स एंड बनाना? ठीक है, कुछ लोगों को, अच्छा ये एक सर्वे के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर सर्वे का 2 सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल फॉर ग्रेप्स और एक बनाना। ठीक है, ये यहाँ पर जी लिख दिया, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सर्वे किया गया 74% इंडियंस जो है ग्रेप्स लाइक करते हैं। ठीक है, तो 74% जो है वो ग्रेप्स लाइक करते हैं। 74% मतलब कौन कौन सा अमाउंट आएगा? ये पूरा, ओनली ग्रेप्स नहीं बोला है तो ये पूरा आ जाएगा। ये पूरा क्या है? 74%। अच्छा, फिर बोल रहा है 68% लाइक बनाना, तो 68% ऐसे करते हैं। बनाने वाले पूरे सर्कल को हमें कवर करना पड़ेगा। अच्छा, हम कलर चेंज करेंगे, ये देखिए। यहाँ पर लिखेंगे 68%। 68% ऐसे लोग हैं जिनको बनाना पसंद है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लाइक बोथ ग्रेप्स एंड बनाना? बोथ मतलब कौन सा पोर्शन? बोथ का मतलब ये वाला। ठीक है, जहां पर क्रॉस लगा है। देखो, बोथ का मतलब वही वाला पोर्शन हुआ ना जहां पर क्रॉस लगा है। हम दिखाते हैं, ये वाला बोथ पोर्शन है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको दोनों चीज ही पसंद है? तो एन ऑफ जी नंबर, अब नंबर नहीं है, परसेंटेज में है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको 74% में लिखेंगे। और नंबर ऑफ बी ये कितना है? 68%। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है? दोनों चीजों को पसंद करते हैं ऐसे कितने लोग हैं। लेकिन हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे जी यूनियन बी का। कैसे आ जाएगा? एन ऑफ जी, जैसे ये वाला फॉर्मूला किया था सेम वैसे, ये 3 सेट के लिए था, ये 2 सेट के लिए। ये सब हम लोग जो है सेट जब स्टार्टिंग में कर रहे थे तभी हम लोगों ने यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर यूज करेंगे एन ऑफ जी एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी। अच्छा, जी यूनियन बी कितना होगा? 100%, क्योंकि परसेंटेज में है। तो टोटल सर्वे जो है वो अगर परसेंटेज में बता रहे तो 100% लोगों पे सर्वे हुआ है। 74% और ये है 68% माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 100% इक्वल टू 142% माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी। तो ये इधर आ जाएगा 100 माइनस 142%। तो ये हो गया -42% इक्वल टू माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी। अब दोनों साइड से माइनस माइनस हटा देते हैं तो एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे 42% लोग हैं जिनको दोनों ही चीज पसंद है। ठीक है, दोनों चीज ही पसंद है, ऐसे 42% लोग हैं। ये देखो यहाँ पर आंसर आ गया, 42% इंडियंस लाइक बोथ ग्रेप्स एंड बनाना। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर से ऐसा ही एक क्वेश्चन आया, बोल रहे इन ए क्लास
of 60 students, 40 students like math, 36 like science and 24 like both the subjects. अच्छा, find the number of students who like math only, science only, either math or science, neither math nor science. ठीक है, तो हम लोग जो है अपना वेन डायग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे. यहाँ पर बोल रहा है कि मैथ साइंस, अच्छा मैथ और साइंस दो ही है सर्कल, तो ये मैथ का बना दिया मैंने, ये साइंस का बना दिया. अब क्या बोल रहा है, 60 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है 60 और बता रहा है कि 40 स्टूडेंट्स लाइक मैथ. 40 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ लाइक करते हैं, मतलब एन ऑफ एम जो है वो 40 बता रहा है. और 36 लाइक साइंस, तो 36 हो गया यहाँ पर साइंस. और 24 लाइक बोथ द सब्जेक्ट, 24 लाइक बोथ द सब्जेक्ट. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, बोथ द सब्जेक्ट है 24, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल 24 पहले लिखते हैं. ये क्लियर हो गया. अच्छा, अब ये जो 40 है, 40 जिनको मैथ पसंद है, ये ओनली मैथ नहीं है. ओनली मैथ होता है तो हमें हमेशा बता देता है, हमें पता है इसमें से जो मैथ पसंद करते हैं एज वेल एज साइंस भी पसंद करते हैं, ऐसे 24 लोग हैं. ठीक है, तो ये हो गया 40 माइनस 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 16. ठीक है, और ये हो जाएगा 36 माइनस 24, तो ये हो गया 12. 12 आ गया. अब अगर हम लोग ये तीनों चीजों का टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, हमें हमेशा 60 मिलना चाहिए. ये देखो, सिर्फ मैथ पसंद है 16 लोगों को, सिर्फ साइंस पसंद है 12 लोगों को, तो 16 और 12 कितना हो गया, 28. और यहाँ पर हम लोगों का दोनों चीजों का पसंद है, ऐसे 24 लोग है. ठीक है, तो ये सब ऐड करने से हमें 60 मिल जाएगा. ये देखो हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं. अच्छा, अब पहले देख लेते हैं पूछा क्या क्या है. मैथ्स ओनली, अच्छा मैथ्स ओनली कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ मैथ्स पसंद है, 16. ठीक है, मैथ्स ओनली हो जाएगा 16, मैथ्स ओनली ऐसा हो जाएगा 16. यहां से दिख रहा है देखो, मैथ्स ओनली. अच्छा, फिर बोल रहा है साइंस ओनली, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है. साइंस ओनली, तो साइंस ओनली पसंद है 12, साइंस ओनली पसंद है 12. एक बार चेक कर लेंगे आंसर. अच्छा ठीक है, एक ही बार में कर लेंगे. आइदर मैथ और साइंस, आइदर मैथ और साइंस, मतलब या तो मैथ पसंद है या तो साइंस पसंद है, ऐसे कितने लोग होंगे. ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है नाइदर मैथ और साइंस. ठीक है, पहले निकालेंगे आइदर मैथ और साइंस, मतलब या तो मैथ या तो साइंस, मतलब और रिलेशन होना चाहिए, है ना. और रिलेशन मतलब ही तो होता है आइदर मैथ और साइंस, मतलब एन ऑफ मैथ यूनियन साइंस. तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेम यही, एक ही फॉर्मूले से ही हमारा काम हो जाता है, माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस. देखो, मैथ एंड साइंस पसंद है ऐसे कितने लोग हैं, 40. ठीक है, साइंस और मैथ पसंद है ऐसे 36, ये हो गया 40, ये हो गया 36, और दोनों चीज पसंद करते हैं ऐसे 24. तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल जाएगा, या तो मैथ पसंद करते हैं या तो साइंस पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं. 76 माइनस 24, 52. ठीक है, 52 ऐसे लोग हैं जिन्हें या तो मैथ पसंद है या तो साइंस पसंद है. ठीक है, अब नेक्स्ट आइदर मैथ और साइंस, इसका आंसर आ गया 52. नेक्स्ट पूछा है नाइदर मैथ्स नॉर साइंस. यहाँ पर देखते हैं, नाइदर मैथ नॉर साइंस, इसका मतलब क्या होता है, एन ऑफ एम यूनियन सी एस का कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट का मतलब है जो यूनिवर्स में है बट किसी पर्टिकुलर सेट में नहीं है. तो 52 ऐसे लोग हैं जो कोई एक ना एक पसंद करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 60. 60 में से 52 लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो मैथ या तो साइंस पसंद है, तो बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट 8 वो ऐसे हैं जिन्हें ना तो मैथ पसंद है ना तो साइंस पसंद है, क्योंकि 60 में से 52 ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो पसंद है. अब इसका मतलब अगर 52 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है या फिर दोनों ही पसंद है, तो 60 ऐसे लोग होंगे, सॉरी 8 ऐसे लोग होंगे 60 में से जिन्हें कुछ भी नहीं पसंद है. एक बार हम लोग आंसर जो है चेक कर लेते हैं. देखो यहाँ पर हमें क्या क्या आंसर दिया है. यहाँ पर ये वाला 8, लास्ट वाला 8, चलो ठीक है. इसके आगे वाला 52, यहाँ पर 52, सही हुआ है. अच्छा, इसके आगे यहाँ पर 24
सॉरी ये वाला 16 और 12, ये रहा 16, 12 और 52, वो कैलकुलेट कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, जो जो भी टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेकिन इसके बाद हम लोग का आएगा जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 7C। इससे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं जितना टाइम है हम लोग के पास। एक्सरसाइज 7C देखते हैं, इसमें पहला क्या बोला है। बोल रहा है इज स्मॉलर देन रिलेशन होना चाहिए ओवर द सेट ऑफ एग्स इन ए बॉक्स। ठीक है, अगर एक बॉक्स में कुछ एग है, ये रहा बॉक्स, और बॉक्स में कुछ एग्स हैं, ठीक है। और कैसे बोल रहा है देखो, रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या इक्विवेलेंस। अब इज स्मॉलर देन मतलब एग में रिलेशन है, इज स्मॉलर देन मतलब ये वाला एक स्मॉलर देन नेक्स्ट वाले एक से, और ये वाला एक भी स्मॉलर देन उसके बाद वाले एक से। तो मैंने जैसे बोला कि मिनिमम हम लोग 3 एलिमेंट लेके कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं एग ए, ये हो गया एग बी, ये हो गया एग सी, ठीक है। अब ए सेट में इसे असाइन करवा देते हैं। ए सेट में 3 एलिमेंट हो गया ए बी सी, जो कि 3 एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, वो कैसे होगा, ए बी सी इंटू ए बी सी। अब क्रॉस जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल ए कॉमा ए, ये पहले ए वाला सारा पेयर खत्म करेंगे, ए बी ए सी, और उसके बाद बी ए बी 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 सी, और सी ए सी बी सी सी, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, इज स्मॉलर देन, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं, मतलब उसकी बेसिस पे हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर मेरा ए बी बी और सी सी होगा, 3 एलिमेंट है, तीनों का तीनों एलिमेंट से इटसेल्फ रिलेशन लिखेंगे तो वो हम लोगों का रिफ्लेक्सिव होगा। पहले देखते हैं क्या ऐसा रिलेशन एक्सिस्ट करेगा, करेगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी बी सी सी है, ये देखो ए बी बी सी सी, ठीक है। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब उसके लिए देखो, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है जो मैंने लिखा है, लेकिन ये रिलेशनशिप के लिए होगा इज स्मॉलर देन। तो रीड करते हैं, A is smaller than A, B is smaller than B, C is smaller than C। तो is smaller than के लिए ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये थोड़ी बोल सकते ये खुद से छोटा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। A smaller than A, ये इनवैलिड बात हो गया। तो क्योंकि ये is smaller देन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। कौन सा वाला रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, ये खुद में रिफ्लेक्सिव है, बट ये रिलेशन के लिए, इस स्मॉलर देन के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सिमेट्रिक भी चेक करेंगे। अब सिमेट्रिक होने का रूल्स क्या है, सिमेट्रिक होने का रूल्स है, अगर मैंने ए बी लिया है तो मुझे बी ए भी लेना पड़ेगा, अगर मैंने ए सी लिया है तो मुझे सी ए भी लेना पड़ेगा, अगर मैंने बी सी लिया है तो मुझे सी बी भी लेना पड़ेगा। मैंने प्रोबेबली तीनों पेयर्स का ही ले लिया, ये देखो यहाँ से। तो ये रिलेशन तो है, ये सिमेट्रिक भी है, लेकिन ए स्मॉलर देन को सेटिस्फाई करेगा, ए इज स्मॉलर देन बी। क्या ये सही बात है, हाँ, ए इज स्मॉलर देन बी। बट क्या हम लोग सिमेट्रिक वे में बोल सकते बी इज स्मॉलर देन ए, नहीं बोल सकते ना। अगर ए एक स्मॉलर है बी से, तो क्या हम लोग बोलेंगे बी इज स्मॉलर देन ए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। ए स्मॉलर है बी से, तो बी भी क्या ए से स्मॉलर होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे इज स्मॉलर देन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इज स्मॉलर देन, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो दो आंसर तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ना तो सिमेट्रिक है ना तो रिफ्लेक्सिव है। अब बचा ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। अब देखो, इक्विवेलेंस तब होता है जब कोई रिलेशन से रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं। इससे ये बात तो क्लियर हो जाता है कि ये ट्रांजिटिव ही होगा आंसर। लेकिन ट्रांजिटिव भी हम एक बार प्रूव करके दिखा देते क्यों ट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव होने का रूल्स क्या है, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ए इज स्मॉलर देन बी, ए एक जो है वो बी से स्मॉलर है, चलो ठीक है। फिर बोल रहा है बी स्मॉलर देन सी, सही बात है, बी इज स्मॉलर देन सी। इससे कंक्लूजन आएगा ए इज स्मॉलर देन सी, हाँ ए इज स्मॉलर देन सी, बिल्कुल ये इससे स्मॉलर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं
यहाँ पर लिखते हैं कि इज स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन रिलेशन सेटिस्फाई होता है, तो ये क्या बन गया, ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से सोच समझ के हमें देखना है, हमेशा 3 एलिमेंट लेके करने का कोशिश करो। जैसे यहाँ पर एक्स बताया था, लेकिन हमें थोड़ी पता है कितना सारा एक्स लेना है। अगर हम लोग कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को इजीली प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अगर हम लोग सारे रैशनल नंबर्स का सेट बनाते हैं तो इज इक्वल टू रिलेशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं, ये पूछ रहा है। और होने से कौन से रिलेशन में होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री का, या फिर ट्रांजिटिव, या फिर तीनों में होगा तो इक्विवेलेंट होगा। तो ट्रांजिटिव सॉरी जो रैशनल नंबर है, हम लोग कोई भी 3 रैशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। हमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है, इज इक्वल टू, इनमें इज इक्वल टू रिलेशन सेटिस्फाई करना है। हम यहाँ पर 3 रैशनल नंबर ले लेते हैं, 24, 36 और 40, ठीक है। रैशनल मतलब जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम लोग पहले ए क्रॉस ए करेंगे, तो ए क्रॉस ए में क्या आ जाएगा, 24, 36 और 40 मल्टीप्लाइड बाई 24, 36 और 24, 24, 24, 36, 24, 40, 36, 24, 36, 36 और 36, 40, 40, 24। अच्छा, उसके बाद 40, 36, 40, 40, 40, 36 और 40, 40। अच्छा, ये हम लोग का बन गया प्रोडक्ट से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से रिलेशन पहले रिफ्लेक्सिव वाला लिखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव R1 से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या सेटिस्फाई करेगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा 24, 24, 36, 36 और 40, 40, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव वाला हो गया। अच्छा, अब हमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है, इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 24 करेक्ट, 36 इज इक्वल टू 36 करेक्ट, 40 इज इक्वल टू 40 करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, अब दूसरा रिलेशन लिखते हैं इसमें से ही सिमेट्रिक होने का, ठीक है। अगर 24 कॉमा सिमेट्रिक के लिए 24 कॉमा 24 है। देखो, सिमेट्रिक को हम लोग ना इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। अगर ये वाला रिलेशन बन रहा है, जैसे आज ही देखा, अभी चाहो तो हम लोग लिख भी सकते हैं सिमेट्रिक का क्या होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि 24 और 24 अगर ऐसा होता है तो 24 का सिमेट्रिक 24, तो 24, 24, 36, 36, 40, 40, मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। ये सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि इसे ए बी बी सी फॉर्म में चेक नहीं कर सकते हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी होता है। और अगर तीनों चीज होगा तो ये हम लोग का इक्विवेलेंस होगा। अगर ये तीनों चीज होगा तो ये हम लोग का इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। और लिख के मैंने चेक नहीं करवाया क्योंकि मैंने पहले ही बताया। देखो, ये चीज हम लोग को याद रखना चाहिए, अगर ऐसे सिचुएशन में रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर जाता है तो वो तीनों चीज को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये पेयर सेटिस्फाई हो जाता है ना। उसका रीजन भी मैंने बताया। तो इसीलिए इसमें अगर हम लोग आगे चेक नहीं भी करते हैं पेयर्स के साथ, जैसे देखो यहाँ पर क्या ना, तो सिमेट्री का क्या होना चाहिए, अगर 1 2 है तो मतलब ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए। जैसे ये देखो 24 36 है तो 36 24 होगा। वैसे तो हमारा बहुत सारा सबसेट बन जाएगा, लेकिन इसी से तो प्रूव हो जाएगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव वाला सिचुएशन अराइज हो जाता है तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक 24 24 का सिमेट्रिक 24 24, 36 36 का 36, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये सेम चीज हमें बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हैज द सेम फादर, ठीक है, हैज द सेम फादर एज, इसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया डी। सेम फादर जो है वो सिबलिंग के केस में होता है, ठीक है। हैज द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन, तो कुछ सेट ऑफ चिल्ड्रन है, हम लोग फिर से 3 चिल्ड्रन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिनके फादर सेम है। हैज द सेम फादर, अब इसमें क्या रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब जैसे मैंने ए ले लिया, चिल्ड्रन मैंने ले लिया पी क्यू और एस, ठीक है। अब ए क्रॉस ए कर लो, ए क्रॉस ए करने से क्या आ जाएगा, पी क्यू और एस इंटू पी क्यू एस, ठीक है। मैंने थोड़ा सा क्यू एस ये यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर पी पी
फिर हो जाएगा पी क्यू, फिर हो जाएगा पी एस, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर हो गया क्यू पी, अच्छा क्यू एस, क्यू पी क्यू क्यू, क्यू एस, एस पी, एस क्यू, एस एस, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रोडक्ट सेट बना लिया अपना, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, सेम फादर रिलेशनशिप होना चाहिए, तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव से चेक करेंगे। तो R1 लिख दिया और मैंने पेयर्स जो लिया है पीपी क्यू क्यू एस एस, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो P हैज द सेम फादर एज पीपी, P के फादर जो है, मतलब ये P के जो फादर, ये P के भी वही है, Q हैज द सेम फादर एज Q, एस हैज द सेम फादर हैज एस, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, सिमेट्रिक भी होगा। अगर P के फादर और Q के फादर सेम है, P हैज द सेम फादर एज Q, Q हैज द सेम फादर एज P, चेक करके देख सकते हो। या फिर ये सेटिस्फाई करने का मतलब ये है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव दोनों ही बन गया, क्योंकि ट्रांजिटिव तो इसमें चेक ही नहीं कर सकते, और अगर चेक करते भी हैं बाकी कोई और रिलेशन को लेके तो भी हो जाएगा, क्योंकि P के फादर जो है वो Q के फादर है, Q के फादर जो है वो S के फादर है। इससे ये इंप्लाइज हो जाएगा जो P के फादर है, P के फादर जो है वो S के फादर भी, क्योंकि सभी के सेम फादर है ना। तो इसीलिए, और सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है जो कि रिफ्लेक्सिव का होता है, तो वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी बनेगा रिलेशन। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्विवेलेंट। तो एग्जाम में बार बार उतना सारा अलग अलग रिलेशन लेके के तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे, हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। अगर ये रिफ्लेक्सिव ये वाला सेटिस्फाई होता है तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी, इक्विवेलेंट मतलब डी, ठीक है, डी आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है इज परपेंडिकुलर टू ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए गिवन प्लेन, ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रेट लाइन का हमारे पास जो है सेट दिया हुआ है, तो क्या उसमें इज परपेंडिकुलर टू रिलेशन सेटिस्फाई होगा। रिलेशन क्या है, देखो, इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये देखो, हम लोग लाइन ले लेते हैं कुछ ऐसा ए बी सी, अब ए क्रॉस ए करेंगे तो ए बी सी क्रॉस ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी। तो पेयर्स बनेगा ए ए, ए बी बी, ए सी। इसके अलावा बी ए, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी, सी सी, ठीक है, सी सी। अच्छा, अब हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव वाला रिलेशन R1 मैंने लिखा, और इस पेयर्स को लिख लेते हैं ए ए, बी बी, सी सी। अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये हम लोग का तीनों चीजों को सेटिस्फाई करेगा। बोल रहा है कि परपेंडिकुलर, बोल रहा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू ए, कोई भी एक लाइन अपने साथ पैरेलल हो सकता है बट परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, जैसे ये एक लाइन है, ये ऐसा, तो ये लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, या फिर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, बट कोई लाइन खुद के साथ कभी परपेंडिकुलर हो नहीं सकता है, ठीक है, दूसरे किसी लाइन के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव वाला सिचुएशन नहीं सेटिस्फाई। अब जैसे ये नहीं हुआ तो हमारा मेहनत बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव हो जाता है तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, इक्विवेलेंस होगा, ठीक है, ये इक्विवेलेंस होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, अब हम लोग इंडिविजुअली चेक करेंगे। अब हम लोग सिमेट्रिक में जाएंगे, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक का ए बी होने से बी ए अगर होगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। कोई भी एक पेयर को लेकर चेक करते हैं। अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, चेक करो क्या ये पॉसिबल है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, देन बी इज परपेंडिकुलर टू ए। अभी अभी तो बोला है ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हुआ। अच्छा, अब चेक करेंगे क्या ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और ए कॉमा सी, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, और बी इज परपेंडिकुलर टू सी, चलो ये ड्रॉ कर दिया, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है। तो बोल रहे हैं ए इज परपेंडिकुलर टू सी, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, इस तरह से तो पॉसिबल कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट
ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। जब ये सेटिस्फाई नहीं होगा तब हमें मेहनत करके चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया सिमेट्री, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ नंबर का बी। फोर्थ का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद ये काफी है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है हम लोग का 25 तक। अच्छा, एक काम करते हैं, 4 तक तो मैंने करवाया, 5 से लेके 25 तक हम दे देते हैं होमवर्क। ये तुम लोग करके देखो, ठीक है, हो रहा है कि नहीं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद दूसरा कोई टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।